आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, जिस टॉपिक को आप 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अगर हम बात करेंगे कि +1 में इसको हम किस तरीके से देंगे, तो उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब आपने कंप्लीट कर लिया होता है, तो फिर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस और भी अच्छे लेवल तक हम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि प्रोबेबिलिटी कहाँ से आया, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में दो तरीके के एक्सपेरिमेंट होते हैं स्टूडेंट्स, एक तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिन एक्सपेरिमेंट्स को आप अपने कंप्यूटर लैब में फिजिक्स के या केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करते वक्त करते हैं आप लोग। तो वो पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर जो भी आप टेम्परेचर है रूम का, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या जो सॉल्यूशंस लिए हुए हैं आपने, अगर वो सेम हैं सारी चीज़ें, तो जितनी बार भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे आउटकम आपको सेम मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा। तो दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट पर ही हम, जब डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होगा तो हमें पता होगा कि किसी भी पार्ट के सक्सेस होने की, फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 1 या 0 ही होगी। लेकिन अगर हम रैंडम प्रोबेबिलिटी उन्हीं इवेंट्स की निकाली जाती है जिनका हमें आउटकम के बारे में पता ना हो कि क्या आएगा, तो जिसमें हमें पॉसिबिलिटी दिखती हो कि हाँ ये होगा तो इस तरीके से होना चाहिए। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट है जैसे सिक्के को उछालना, टॉस करना, डाइस को फेंकना या डाइस को उछालना, प्लेइंग कार्ड्स में से पत्ते निकालना। हमें नहीं पता कब क्या आएगा, तो डाइस उछालेंगे तो पक्का नहीं पता 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो ये सारी चीज़ें, जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं, ये सारे के सारे आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट है, और प्रोबेबिलिटी हमेशा रैंडम एक्सपेरिमेंट की निकाली जाती है। अगर हम आगे आते हैं तो हम इसमें एक चीज़ देखेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे इसमें लिख रहा हूँ सबसे पहले एलिमेंट्री इवेंट। तो जो पहली डेफिनेशन है वो क्या है? एलिमेंट्री इवेंट in a random experiment, each outcome is called elementary इवेंट। यानी कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फॉर थ्रोइंग अ डाइस, तो आपको पता है कि इसके 6 एलिमेंट्री इवेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टॉसिंग अ कॉइन, हेड और टेल, प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड को ड्रॉ करना, दैट इज 52 वेज हैं। तो वो ईच आउटकम जो भी आ सकता है, जो भी उस पर पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ें आ सकती हैं, उसके एक एक इवेंट को हम, जो आउटकम, एक एक आउटकम आता है, उसी आउटकम को हम एलिमेंट्री इवेंट बोल रहे हैं। तो इन अ डाइस, मतलब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल थ्रोइंग अ डाइस, throwing a die में 1, 2, 3, 4, 5, 6, these are 6 elementary events। तो स्टूडेंट ये एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा। एलिमेंट्री इवेंट के बाद में हमारा सबसे पहले जो आता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एंड दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। In a random experiment, set of all elementary events is called सैंपल स्पेस।
अबव एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसका सैम्पल स्पेस दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6. दिस इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट. सैम्पल स्पेस, मैं जब प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन करता हूँ तो मैं आपको सही बात बताऊँ, मैं सबसे पहले सैम्पल स्पेस ही ढूंढता हूँ. मेरा मतलब 50 to 60% क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होता है. मैं हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं प्रोबेबिलिटी की आई एम सर्चिंग फॉर सैम्पल स्पेस. अगर किसी बच्चे को सैम्पल स्पेस निकालना आ रहा है तो वो प्रोबेबिलिटी में बहुत ही आसानी से वर्क कर रहा है. और सैम्पल स्पेस जब आप निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज दी हुई है इस प्रोबेबिलिटी के अंदर 11th क्लास के अंदर. अगर वो एक्सरसाइज आपने ईमानदारी से पूरी एक बार में ठीक करी, मतलब आपको सैम्पल स्पेस का बहुत अच्छा आइडिया हो गया. अब अगर एग्जाम्पल ये हो जाए थ्रोइंग अ डाइस 2 times, तो सैम्पल स्पेस हमारा क्या होगा आप लोगों को पता होना चाहिए. अगर इस तरीके से बोल दे तो 1,1 आ सकता है, 1,2 आ सकता है, 1,3 आ सकता है एंड सो ऑन 1,6 आएगा. सिमिलरली 2,1 आएगा, ऐसे चलता जाएगा एंड सो ऑन 6,1, 6,2 एंड सो ऑन 6,6. यानी कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना पूरा सैम्पल स्पेस निकाल सकते हैं. अगर हम सिक्के को उछालते हैं तो 2 बार उछालेंगे तो आपको पता है हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, यानी कि 4 एलिमेंट्री इवेंट्स आएंगे. उन सारे एलिमेंट्री इवेंट्स का कलेक्शन जो होगा दैट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस. इसके बाद स्टूडेंट जो डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो आगे हैं. स्टूडेंट इसके बाद जो इवेंट्स की जो इवेंट क्या होता है और कुछ डेफिनेशन जो मैं आपको लिखाना चाह रहा हूं वो आप लिखिए. दैट इज कॉल्ड इवेंट. एवरी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस is called event. अब स्टूडेंट एलिमेंट्री इवेंट इज डिफरेंट थिंग, इवेंट इज डिफरेंट थिंग. फॉर एग्जाम्पल हम वही एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं ना, थ्रोइंग अ डाइस. अगर हम बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपके 6 एलिमेंट्री इवेंट्स हैं. लेकिन आपको बोला है एवरी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस. इस एक्सपेरिमेंट का ये सैंपल स्पेस है. टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे स्टूडेंट्स? तो अगर हम बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ, अगर हम सबसेट की बात करें तो दिस इज इक्वल टू कितना आएगा 2 की पावर 6. यानी कि इसमें 6 एलिमेंट्स दे रखे हैं. तो 2 की हम पढ़ चुके हैं सेट्स के अंदर ऐसा क्यों होता है. इट मीन्स इसमें टोटल 64 इवेंट्स बनेंगे. बट लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के एलिमेंट्री इवेंट कितने 6. ये डिफरेंशिएट आपको सही ढंग से करना आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल गेटिंग इवन नंबर, गेटिंग इवन नंबर. अगर गेटिंग इवन नंबर की अगर हम बात करेंगे तो आपको क्लियर है कि कौन कौन से आएंगे स्टूडेंट्स. उसको इवेंट को जो होता है हम कैपिटल A B C से डिनोट करते हैं, जैसे सेट के जो भी एलिमेंट दैट इज 2, 4, 6 ये आपका एग्जांपल है. गेटिंग ऑड नंबर 1, 3, 5 दीज आर कॉल्ड इवेंट. उसके सबसेट है इसलिए वो इवेंट कहला रहे हैं. इसी में कुछ और डेफिनेशंस हैं दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट. श्योर इवेंट किसको बोलते हैं? इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ईच आउटकम, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट sample space is also subset of itself. अब जो S है वो S का ही सबसेट है. अगर S ही S का सबसेट है और ये आपका जो इवेंट हो जाएगा, ये इवेंट क्या कहलाएगा? आपका श्योर इवेंट कहलाएगा. क्योंकि इस केस में क्या होगा,
आप जो भी आप मांगेंगे वो सारी की सारी चीज़ों से मिल रही होंगी। तो ऐसे वाले श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, अगर हम बात करें ये इवेंट ए है तो उसकी हमेशा श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। नेक्स्ट आता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट में क्या होता है, नल सेट जो होता है वो आपका सैंपल स्पेस का सबसेट है। इसका मतलब आप वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लेकिन वो इवेंट कभी आए ही नहीं जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, या उस सैंपल स्पेस में बिलोंग ही ना करे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर ये इवेंट आपका बी है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी तो आप ये मानेंगे कि वो इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट है। नेक्स्ट आता है, अगर हम इसमें देखें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, तो उसी चीज़ को समझाने के लिए मेरे को थोड़ा सा यहाँ देखना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, two or more events are said to be mutually exclusive if their intersection is null set। यानी कि दो या दो से ज़्यादा, हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या म्यूचुअली एग्जॉस्टिव की अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली क्या है कि हमको दो इवेंट को हम देख रहे हैं, 2 या 3 या 10, ऐसा नहीं एक इवेंट कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता। एक इवेंट नहीं हो सकता, इसका मतलब हमें सैंपल स्पेस के कम से कम 2 सबसेट लेने पड़ेंगे। और उन 2 सबसेट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसने क्या बोला है, 2 और मोर इवेंट्स आर सेट टू म्यूचुअली इफ देयर इंटरसेक्शन इज नल सेट। फॉर एग्जाम्पल हमने ये एग्जाम्पल लिया हुआ है, गेटिंग एन इवन नंबर हमारे पास में 2, 4, 6 है। अगर हम दूसरा इवेंट ले रहे हैं बी, गेटिंग एन ऑड नंबर, तो आपको पता है कि 1, 3, 5 आएगा। तो यहाँ से क्लियर है कि हम देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी अगर स्टूडेंट आप कर रहे हो तो ये कितना आएगा, दैट इज नल सेट। तो हेंस वी सेड दैट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्लियर हो गया। एक हम सी सेट और ले लेते हैं, इसी के अंदर सी सेट ऐसा ले लेते हैं मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 और 6 और ले लिया हमने। तो अगर हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में बात करेंगे, अगर ए इंटरसेक्शन सी करते हैं स्टूडेंट्स, तो ए इंटरसेक्शन सी में आपको क्लियर है कि एक इवेंट मिलेगा, एक एलिमेंट्री इवेंट या एक कॉमन एलिमेंट मिल रहा है 6। तो ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। लेकिन अगर स्टूडेंट अगर आपको बोले कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर आपको निकालना है, तब आप 3 अब इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या हैं, तो आप ये बोलेंगे कि दीज 3 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि इन तीनों का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। 2 का तो है, ए और सी का है एंड बी और सी का है, बट इन तीनों का नहीं है इकट्ठा। तो ये 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आ रहा है दैट इज म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स mutually exhaustive events, 2 or more events are said to be mutually exhaustive if their union
इज सैंपल स्पेस। मतलब अगर हम जो इवेंट ले रहे हैं उन इवेंट, जितने भी हमने इवेंट लिए हैं या जो भी आपके सामने इवेंट पड़े, उनमें से जो जो इवेंट मिला के अगर सैंपल स्पेस बना देंगे तो वो क्या कहलाएंगे, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी अगर आप करेंगे तो आपको क्लियरली पता है कि ए यूनियन बी करते ही आपको सैंपल स्पेस पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो ए एंड बी आर कॉल्ड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगर हम बात करें कि ए यूनियन सी क्या म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है, तो नहीं है, ये सैंपल स्पेस नहीं बनाएंगे, तो ए यूनियन सी इज नॉट कॉल्ड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जो ये 11th क्लास में ये वाले पार्ट में जो डेफिनेशंस थी वो मैंने आप लोगों को बताए। हम सेट्स जो टॉपिक कर चुके हैं उस पर बेस्ड कुछ एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स की बातें वो बताने जा रहा हूँ आपको, और उसके बाद में जो इस टॉपिक की सबसे मेन जो थ्योरम्स हैं, दैट इज एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, वो बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट, मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ जिसको आपको समझना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेट्स में हम लोग ये कर चुके हैं। नॉट ए अगर सेंस देता है किसी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के अंदर, इसका मतलब ए बार लगाना है आपको। सेकंड, अगर मैं बात करूंगा आपको ए और बी, एटलीस्ट ए और बी, इस तरीके से अगर आए तो आपको लिखना है ए यूनियन बी। थर्ड, अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ है ए बट नॉट बी, तो इसका नोटेशन क्या होता है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी नॉट। फोर्थ, अगर हम बात करें नाइदर ए नॉर बी की बात करेंगे, दैट इज ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, नाइदर ए नॉर बी। फिफ्थ की अगर हम बात करेंगे, एटलीस्ट वन ऑफ द ए कॉमा बी और सी, दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी। सिक्स्थ है एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी नॉट, यूनियन ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी, यानी कि एग्जैक्टली ए में बिलोंग करने वाले, एग्जैक्टली बी में बिलोंग करने वाले। तो स्टूडेंट, ये नोटेशन भी आपको ध्यान होना चाहिए। कई बार ए यूनियन बी आपको बोलेगा नहीं, ये बोलेगा एटलीस्ट ए और बी। यहाँ पे भी ए एटलीस्ट वर्ड जब यूज होता है, इट मीन्स क्या हो गया, आपको ए यूनियन बी यूनियन सी करा रहा है। अगर तीन अगर आपके पास में इवेंट्स हैं तो। इसके बाद हम आ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बोलते किसको हैं। अगर हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, in a random experiment, total number of events, total number of outcomes या elementary events ध्यान रखना, total number of n outcomes and small m is elementary event favorable to event A, then PA जो probability है, that is called ratio, that is m by n। जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा क्या होता है, फेवरेबल केसेस के लिए होता है। एन जो होता है टोटल नंबर ऑफ केसेस जो उस प्रोबेबिलिटी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो एक चीज़ क्लियर है, जो एम की वैल्यू होगी, दैट इज एम रेशियो एन की वैल्यू होगी 1 से लेके स्टूडेंट 0 के बीच में होगी।
क्योंकि आपका m की वैल्यू कभी भी n से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि आप उसी सैंपल स्पेस में से वो m निकाल रहे हैं। अगर हम पी ए नॉट की बात करते हैं तो पी ए नॉट क्या होता है स्टूडेंट, दैट इज नॉट इन फेवर ऑफ ए, फेवर के एवर में नहीं होने वाले। तो ए के फेवर में होने वाले m इवेंट्स हैं, तो ए के अनफेवर में होने वाले कितने हैं, दैट इज n माइनस एम होल डिवाइडेड बाय n। तो दिस इज इक्वल टू कितना आता है, n अपॉन n माइनस m अपॉन n आता है स्टूडेंट। तो दिस इज इक्वल टू कितना है, 1 माइनस पी ए भी बोलते हैं इसको। तो पी ए नॉट यानी कि नॉट ए की बात करते हैं तो 1 माइनस पी ए करते हैं, या हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, दैट इज पी ए प्लस पी ए नॉट इज इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट्स। इसके बाद आते हैं हम एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इस पे बेस क्वेश्चन आप 10th में बहुत सारे कर चुके हैं। एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, let A and B are two events associated with a random experiment. Associated with a random experiment, then PA union B probability of occurrence at least one of the event A or B जो गुस्सू क्या होता है, that is PA प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट ये सब चीज़ें हम सेट्स में कर चुके हैं। वेन डायग्राम के थ्रू अगर हम देखेंगे तो आप लोगों को याद होगा कि अगर दो इवेंट दे रखे हैं और अगर वो इस तरीके से, ये इवेंट अगर आपका ए है, ये आपका बी है, तो डेफिनेटली आपको ए इंटरसेक्शन बी को 2 बार ऐड नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इस तरीके से लिखते हैं। इसमें अगर आएगा कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो नल सेट होगा, तो एन ए इंटरसेक्शन बी आपका 0 होगा। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है स्टूडेंट, वो किसके इक्वल आएगी, दैट इज पी ए प्लस पी बी के इक्वल आएगी। सिमिलरली स्टूडेंट्स मैं बाकी सारे पार्ट आप लोगों को बता रहा हूँ। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, मतलब अगर हम जो सेकंड पार्ट है, मैं सेकंड एक पार्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट। अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ओनली इवेंट ए नॉट बी, तो उसको हम लिखेंगे दैट इज पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली अगर हम बात करें कि पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा है, ओनली बी की बात कर रहा है, तो पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होगा स्टूडेंट। और अगर हम एग्जैक्टली ए और एग्जैक्टली बी की बात करें तो उसको उन दोनों का यूनियन करेंगे हम, और इन दोनों का अगर हम यूनियन करेंगे तो आपको पता है क्या मिलेगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट यूनियन ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी। तो अगर हम इसकी बात करेंगे स्टूडेंट, तो ये क्या आएगा, दैट इज पी ए प्लस पी बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। इसमें और आगे अगर हम आएंगे तो दैट इज पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी भी हम इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम जैसे 2 सेट्स के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, ऐसे 3 सेट्स के लिए अगर हमें बात करें, या 3 सेट्स का मतलब हो गया 3 इवेंट्स के लिए अगर हम एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी की अगर हमें बात करेगा, तो हमें उसको किस तरीके से लिखना है, बिल्कुल सेट्स के ऊपर बेस्ड ही है, दैट इज पी ए यूनियन बी यूनियन सी, जो कुछ हम कैसे लिखते हैं, जैसे सेट्स में लिखते हैं पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी
माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे स्टूडेंट्स तो वो सारे जीरो हो जाएंगे और पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी आपको इसकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी। एक चीज़ और आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू पी ए और पी बी, एंड दिस पी ए पी बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू पी ए यूनियन बी। क्योंकि आपको क्लियर है कि आप इसको क्या लिखते हैं, दैट इज पी ए प्लस पी बी लिखते हैं। मैक्सिमम होता है जिस केस में अगर पी ए इंटरसेक्शन बी ना हो, तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपको क्लियर है कि ए इंटरसेक्शन बी बेसिकली क्या है, ए सबसेट है बी का। तो ये वाली इक्वेशन भी आपको ध्यान में रखनी है। तो +1 क्लास की प्रोबेबिलिटी बस इतना ही है। इसके अंदर आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लें तो आपको प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।